तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो एक इंसान ने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, ठीक है। उसके बाद एंड लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज बना। ग्लूकोज की हमारे पास एब्जॉर्प्शन हुई ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड से हमारे पास जो सेल्स हैं उन्होंने अपटेक किया और ग्लूकोज सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने उस ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी बनानी है, तो आपने वहाँ से स्टार्ट करने लेना है। तो हमारे पास जो ग्लूकोज सेल्स के अंदर आ गई है, अब इसको सेल के अंदर ट्रैप करने के लिए ना इसकी फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है। जो ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो बन जाते हैं ना, उसके पास हम उसका हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टर अवेलेबल नहीं होता सेल मेम्ब्रेन में, तो ये बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है। पोलर होने की वजह से ये भी डिफ्यूज़ भी नहीं कर पाता, तो ये हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में ट्रैप हो जाता है फॉर्म में, ठीक है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है हमारे पास हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की 4 टाइप्स हैं हमारे पास, 1 से 3 उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, और जो बाकी हमारे पास ग्लूकोकाइनेज 4 है उसको हम हेक्सोकाइनेज 4 है उसको हम ग्लूकोकाइनेज लिखते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ ग्लूकोज की ही फॉस्फोराइलेशन कराता है, ये किसी भी 6 कार्बन सबस्ट्रेट की फॉस्फोराइलेशन कराता है। यहाँ पे हमारे पास एटीपी होता है, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारे पास फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 6 पे जाके अटैच हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज जो 1 से 3 तक है उनकी केएम कम होती है। केएम कम होने का मकसद ये है कि अगर इनकी एफिनिटी, इस एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा है, यानी अगर सबस्ट्रेट थोड़ी अमाउंट में भी प्रेजेंट है, यानी ग्लूकोज बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, तब भी उसकी फॉस्फोराइलेशन करा देगा। वीमैक्स कम होने का ये मतलब है कि यहाँ इस रिएक्शन के जो हमारे पास फॉस्फेट सेल के अंदर अवेलेबल है, वो हमारे पास सारी की सारी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में ट्रैप नहीं होती, बल्कि सिर्फ उतनी ही ग्लूकोज के साथ अटैच होती है फॉस्फेट जितनी का ही रिएक्शन होना होता है, यानी जिस स्पीड से रिएक्शन चल रहा होता है। यानी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है फॉस्फेट होता है वो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में ट्रैप नहीं होता, बल्कि अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्लूकोकाइनेज है ना, उसकी केएम ये हमारे पास होता है लीवर में, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में, हमारे पास हाइपोथैलेमस के सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे पास इसकी वीमैक्स केएम है ना, वो ज़्यादा होती है। यानी जब इंसान ने खाना खाया तो उसके पोर्टल ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हाई है, जो कि हमारे पास लीवर के पास जाएगा। लीवर के हेपेटोसाइट्स के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज आ रहा है, यानी इनकी एफिनिटी कम है, तो ये उसी वक्त फॉस्फोराइलेशन करेंगे जब ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, जो कि हमारे पास फेड स्टेट की कंडीशन के बारे में बात करें, ठीक है। और वीमैक्स ज़्यादा होने का मकसद ये है कि जो ग्लूकोज काफ़ी अमाउंट में आ रहा है इसके पास, लीवर के पास, तो अगर लीवर स्पीड से उसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं करवाएगा तो वो ब्लड में ही रह जाएगा, और ब्लड का जो ग्लूकोज कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देगा, तो उसको हेपेटोसाइट्स के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में ट्रैप करने के लिए स्पीड से, तो वीमैक्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसकी हमारे पास रेगुलेशन होती है, हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या करती है कि इसको न्यूक्लियस के अंदर ले जाती है और वहाँ पर इनएक्टिवेट कर स्टेट में बाइंड करके रखती है, ठीक है। अब हमारे पास इसको जो इसकी इनएक्टिवेशन के लिए, यानी इसको न्यूक्लियस तक जाने के लिए जो हमारे पास इसका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, वो हमारे पास एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रहा होता है। और जबकि इसको एक्टिवेशन करवाने में, यानी ग्लूकोकाइनेज की को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाने के लिए जो हमारे पास इसका सबस्ट्रेट है वो एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जिसमें हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, वो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इसका जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, ठीक है। सिंपल आइसोमराइजेशन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है। हमारे पास एक फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 भी होता है जिसे हम फर्दर आगे देखेंगे। यहाँ पर ये रिएक्शन होता है, ये हमारे पास एटीपी को यूज़ करता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास जो एक फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच हो जाता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है तो 1 कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच करवा रहा होता है फॉस्फेट को। जो हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी और सिट्रेट, ये इनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है होता है इस पर, ये नेगेटिव इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एएमपी है उसका हमारे पास पॉजिटिव, वो हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है, ठीक है। हमारे पास जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, ये एक कंपाउंड है जो अभी हम देखते हैं, ये भी हमारे पास इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 होता है, इसी तरह हमारे पास एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ये कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फोराइलेशन कराता है, वो कार्बन नंबर 2 पर फॉस्फोराइलेशन कराता है। इसका प्रोडक्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसका प्रोडक्ट होता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। वो हमारे पास एक बाई फंक्शनल प्रोटीन है, उसके पास 2 डोमेन्स होती हैं, एक फॉस्फेटेज डोमेन और दूसरी काइनेज डोमेन भी होती है। जो उसकी काइनेज डोमेन होती है वो हमारे पास बनाती है फ्रक्टोज
2,6 बिसफॉस्फेट, जो उसकी काइनेज डोमेन फॉस्फेटेज डोमेन होती है वो कार्बन नंबर 2 से फॉस्फेट को रिमूव करवा देती है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देती है। ठीक है, अब इस एंजाइम की जो हमारे पास डिफरेंट आइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो लीवर का आइसोजाइम है ना, उसकी फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट होती है फॉस्फोराइलेशन से। यानी अगर PFK2 की फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो उसकी फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट हो जाएगी और काइनेज डोमेन इनएक्टिव हो जाएगी। जबकि अगर इसकी डीफॉस्फोराइलेशन कर दें तो इसकी काइनेज डोमेन एक्टिव हो जाएगी और फॉस्फेटेज डोमेन जो है वो इसकी इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास इंसुलिन है, अब एक फैट स्टेट में हमारे पास इंसुलिन के लेवल हाई होंगे, ग्लूकागोन के लेवल लो होंगे। इंसुलिन के लेवल हाई होने का मकसद ये वजह से हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है PFK2 की। जब इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो हमारे पास जो इसकी काइनेज डोमेन है वो एक्टिव हो जाएगी और फॉस्फेटेज डोमेन इनएक्टिव हो जाएगी। काइनेज डोमेन के एक्टिव होने से हमारे पास 2,6 फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट का लेवल हाई हो जाएगा। जब हमारे पास इसका लेवल ज़्यादा होगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का, तो हमारे पास इसका लेवल हाई होने का मकसद ये है कि ये हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का, तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का लेवल भी हाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, वो एल्डोलेज एंजाइम है। ये ABC एक एल्डोलेज A होता है, B होता है, C भी होता है। जो हमारे पास B होता है वो हमारे पास फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो जो एल्डोलेज है वो हमारे पास इसकी ब्रेक डाउन कर देता है, 3,3 कार्बन कंपाउंड बना देता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि एल्डिहाइड है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि एक कीटोन है। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन से ट्रायोज जो कि कैटालाइज होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसमें हमारे पास इसकी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होती है, जबकि हमारे पास NAD की रिडक्शन होती है, तो हमारे पास NADH बन जाता है। इस रिएक्शन में हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन होती है। ये रिएक्शन कैटालाइज होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज से। फर्दर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक तो ये खुद और दूसरा जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ और फिर वो। ठीक है, अब हमारे पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुआ है, जिसकी वजह से 1,3 पे तो पहले से अटैच था, 1 पे जाके एडिशन हुई है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है। तो जो कार्बन नंबर 1 पे जो है इसके ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड से अटैच है। तो जो हमारे पास अगला रिएक्शन होगा जो कि फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज से कैटालाइज होता है, उसमें ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट अटैच है ये हमारे पास ADP के पास चला जाएगा और हमारे पास ATP बन जाएगा, और हमारे पास पीछे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि ये 2 था ये भी 2 होगा। ठीक है, हमारे पास सेल्स के अंदर एक साइड रिएक्शन भी होता है जो कि RBCs में बहुत प्रोमिनेंट होता है। वो होता है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, रिएक्शन कैटालाइज बाय म्यूटेज। ठीक है, फर्दर रिएक्शन कैटालाइज होता है फॉस्फेटेज से जो इसे दोबारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बना देता है। ठीक है, ये रिएक्शन RBCs में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, उसमें हमारे पास फॉस्फेट की पोजीशन चेंज होगी जो कि हमारे पास कैटालाइज होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, कि 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर हमारे पास जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है 2PG, वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में PEP में। इनोलेज हमारे पास इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और H2O हमारे पास रिमूव होगी। ये हमारे पास फ्लोराइड है वो हमारे पास इसका उसको इनहिबिट कर रहा होता है। फ्लोराइड हमारे पास फर्दर फ्लोरिडेशन हमारे पास इनोलेज को रोक देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टेट की प्रोडक्शन कम करते हैं, तो फिर हमारे पास जो हमें दूध के रीस से बचा रही होती हैं। ठीक है, जो PEP होता है वो कन्वर्ट होता है आगे पायरुवेट में। ये रिएक्शन हमारे पास हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारे पास 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ऊपर पर हम दो डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास ग्लूकोकाइनेज वाला, दूसरा हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला, ये दोनों हमारे पास, और तीसरा हमारे पास जो है पायरुवेट काइनेज वाला। ये हमारे पास तीनों रेट लिमिटिंग रिएक्शंस हैं। ठीक है, हमारे पास ADP कन्वर्ट होगा ATP में और हमारे पास पायरुवेट बन जाएगा। इस रिएक्शन का, इस एंजाइम का जो हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है वो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वही जो हमारे पास ऊपर बना था। तो ये हमारे पास एक फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन हो गई है, यानी ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास नीचे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एंजाइम है उसको एलोस्टेरिकली एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, एक हमारे पास कोवलेंट रेगुलेशन भी होती है पायरुवेट काइनेज की। हमारे पास ग्लूकागोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, उसकी बाइंडिंग से जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ने से हमारे पास PKA एक्टिवेट होता है। पायरुवेट काइनेज A हमारे पास पायरुवेट काइनेज की फॉस्फोराइलेशन कराता है, और फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये हमारे पास इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो जो इसका सबस्ट्रेट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट वो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ चला जाता है, तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाती है। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं इस पायरोवेट काइनेज की डेफिशिएंसी। अगर हमारे पास पायरोवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। उसकी सेवेरिटी डिफर करती है एक दूसरे से, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, वही उनका सोर्स होता है एटीपी का, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो क्रैब साइकिल नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे पास आरबीसी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। हमारे इसके जो मेम्ब्रेन के अंदर पंप्स हैं उन्हें भी एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो उसकी मेम्ब्रेन को मेंटेन कर सकें। अब अगर पीके की डेफिशिएंसी हो गई है तो एटीपी कम बनेगा ग्लाइकोलाइसिस से। एटीपी कम बनने से जो हमारे पास आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, उसमें चेंजेस आएंगी। चेंजेस आने की वजह से सेल की शेप भी चेंज होगी, तो बाइकन्केव शेप नहीं मेंटेन रह पाएगी, जिसकी वजह से एमपीएस के जो सेल्स हैं हमारे पास वो उसकी फेगोसाइटोसिस करेंगे। फेगोसाइटोसिस होने की वजह से वो प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी। प्रीमेच्योर डेथ होगी तो हमारे पास आरबीसीज कम होंगी, जाहिर सी बात है, तो हमारे पास हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। डेफिशिएंसी डिफर करती है कि क्या तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है, स्टेबिलिटी में डिफरेंट अल्ट्रेशन आ गई है, उसके बाद इसके जो काइनेटिक्स हैं उसमें फ़र्क आ गया, जैसे KM Vmax की वैल्यू डिफर कर गई, उसकी अल्टर कर गई है, अब नॉर्मल हो गई है। उसके बाद हमारे पास एंजाइम की अमाउंट कम हो चुकी है, और या फिर उसका रिस्पॉन्स होता है एक्टिवेटर को वो कम हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास है पायरुवेट की रिडक्शन टू लैक्टेट। जो हमारे पास NAD होता है ना, वो सेल में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कहाँ गया ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर वो NADH में कन्वर्ट ही रहा तो जो फिर हमारे पास आगे जो ग्लाइकोलाइसिस होना है तो वो उसमें NAD तो अवेलेबल ही नहीं होगा, तो फिर रिएक्शन आगे की तरफ कैसे जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सेल्स में ये बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो NADH बन रहा है वो या तो ETC के पास जाए, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मुमकिन हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, तो ये जो NADH होता है ना, ये इस पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है बाय द एंजाइम LDH, और ये खुद NAD बन जाता है, और फिर ये दोबारा ग्लाइकोलाइसिस के पास चला जाता है ताकि फर्दर आगे रिएक्शन हो सके, और एनर्जी जो थोड़ी बहुत बननी है, 2 ATP बननी है एनारोबिक से, तो वो बन सकें, ठीक है। तो जो हमारे पास पायरुवेट होता है ना, वो बन जाता है लैक्टेट। LDH हमारे पास एंजाइम है, वो उसे कन्वर्ट करेगा लैक्टेट में, और हमारे पास बन जाएगा NAD, ठीक है। NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD में। ये रिएक्शन दूसरी साइड पे भी जा सकता है, यानी लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए, ये भी रिएक्शन LDH ही कैटालाइज करेगा, और लेकिन इस रिएक्शन में उल्टा होगा, यानी NAD हमारे पास कन्वर्ट होगा NADH और साथ प्रोटॉन में, ठीक है। अब हमारे पास जब मसल में एक्सरसाइज हो रही होती है, मसल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास NADH बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, ठीक है। तो जब NADH बहुत ज़्यादा बन रहा होता है तो वो यानी ना उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इतना नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इतनी स्पीड से चले कि वो NADH को कन्वर्ट कर सके NAD में, ताकि वो फर्दर ग्लाइकोलाइसिस के लिए अवेलेबल हो सके। तो होता ये है कि जो हमारे पास LDH है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है। LDH क्या करता है, पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, यानी लैक्टेट के लेवल बढ़ना शुरू हो गए। लैक्टेट के लेवल से बढ़ने से pH कम होगी और क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर हमारे पास लैक्टिक एसिड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर गई, यानी लैक्टेट ज़्यादा हो गया। सपोज करें एक पेशेंट है, उसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या शॉक हुआ है, तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हुई है सेल्स को। जब सेल्स के पास ब्लड सप्लाई कम होगी तो उनको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की होने की वजह से वो उन्हें उस वक्त सर्वाइवल के लिए जो थोड़ी सी अमाउंट में भी जो ATP बनेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारे पास वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास लैक्टेट की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, और हमारे पास जब लैक्टेट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो हम कह देते हैं लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है उस केस में, ठीक है। लैक्टेट यूटिलाइजेशन, इसका केस लीवर और हार्ट में देखें कि लीवर और हार्ट में हमारे पास जो NADH और NAD की रेशो है ना वो कम है, यानी जो हमारे पास NADH है वो कम है और NAD ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये होगा कि लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि NAD हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है जब एज़ कम्पेयर टू NADH, तो रिएक्शन इस तरह से इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी यील्ड है। एनर्जी यील्ड में आपको पता है कि सिर्फ 2 ATP तो बने हैं, सारे 2 ATP बने हैं, 2 इस्तेमाल भी तो हो गए, ठीक है। 2 ATP बने हैं, 2 इस्तेमाल हुए हैं, और 2 ATP यहाँ पर बने हैं इसमें, और 2 ATP यहाँ पे बने हैं, तो टोटल 4 ATP बने हैं, और उसके बाद 2 ATP यूटिलाइज हो गए हैं ऊपर वाली रिएक्शंस में, ठीक है। तो हमारे पास एज हम नेट के तौर पे कहते हैं कि 2 ATP बने हैं, ठीक है, एनारोबिक में भी और एरोबिक में भी। लेकिन एरोबिक के केस में हमारे पास एक NADH भी बन रहा होता है एक बार जाने से और दूसरी बार जाने से, क्योंकि 2 बार रिएक्शन होते हैं, नीचे वाली सारी रिएक्शन 2 बार होनी है, ठीक है। तो 2 NADH बनते हैं एक्स्ट्रा के तौर पे एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक, ठीक है। तो हमारे पास एक NADH से बनते हैं 3 ATP अगर वो ETC में जाए तो। आगे हम हार्मोनल रेगुलेशन देख लें। हार्मोनल रेगुलेशन में केस में यही होगा कि जो हमारे पास
इंजाइम्स हैं जो हमारे पास इसके रेट लिमिटिंग इंजाइम्स हैं तीनों, उनकी अमाउंट इंक्रीज़ कर जाए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।